नेटफ्लिक्स की नई हॉरर थ्रिलर डोंट मूव एक जहरीले एजेंट के बारे में है जो 20 मिनट में आपके शरीर को पूरी तरह से पंगु बना देता है। दूसरे शब्दों में, जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे एमिली इन पेरिस देखने के लिए मजबूर करती है तो मेरे साथ क्या होता है। खैर, अब आप बस नाटकीय हो रहे हैं। सैम राइमी द्वारा निर्मित डोंट मूव आयरिस का अनुसरण करता है। अपने बेटे की मौत से जूझ रही एक शोकाकुल मां। फिल्म का सबसे पहला शॉट इस उलटे चट्टान का है। हमारी नायिका की दुनिया सचमुच उलट जाने की एक उपयुक्त छवि। यह ज्यादा समय नहीं हुआ जब आयरिस ने अपने बेटे को खो दिया जो इसी चट्टान से गिरा था, और वह उसकी मृत्यु में भारी अपराध बोध महसूस करती है। जब वह नीचे चट्टानी गहराइयों में गिरा तो उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद यह संयोग ही है कि उसका नाम आयरिस है, जो आंख का वह भाग है जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिल्म के अंतिम चरण में ये बादल जैसे छूटते हैं और सूर्य का प्रकाश फैलने देता है। यह चट्टान स्वयं आयरिस के आंतरिक संघर्ष का एक रूपक बन जाती है। यह उसके बेटे की मृत्यु के लिए उसकी पीड़ा और अपराध बोध दोनों को दर्शाती है, और जब तक वह इसे पार नहीं करती तब तक वह वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकती। बिग सुर स्टेट पार्क की पृष्ठभूमि और उसकी अकेलापन और अलगाव भी इस आंतरिक संघर्ष से मेल खाता है। हालांकि उसके पास एक पति है जिसे हम शुरुआत में थोड़े समय के लिए देखते हैं। उसके कोई संवाद नहीं है और वह इस कहानी में मात्र एक शोभा है। आयरिस की हमारी पहली झलक उसे सोने में असमर्थ दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि आज वह अपना जीवन समाप्त करने वाली है, और वह ऐसा करने की योजना बना रही है उसी चट्टान से कूदकर जिससे उसका बेटा गिरा था। एक प्रकार का भयानक तरीका उसके साथ जुड़ने का। आप देखेंगे कि वह अपने साथ यह लाल नाव लेकर चलती है, उसके बेटे के खिलौनों में से एक जो उसकी न छोड़ पाने की क्षमता का प्रतीक है। यह उसे उसकी बेटे की याद दिलाता है, पर वह इसे हर जगह ले जाती है। फिल्म के अंतिम चरण में ही जैसे ही नाव दूर तैरती जाती है, आयरिस को जीने की ताकत मिलती है जो उसके दर्द और उसके बेटे को खोने के अपराध बोध को छोड़ने का प्रतीक है। आयरिस का घर इन ठंडे, उदास, नीले रंग, लगभग पूरी तरह से किसी भी प्रकाश से रहित, इसे फिल्म के अंत से तुलना करें जो कहीं अधिक है गर्म और संतृप्त। आप देखेंगे कि आयरिस यहाँ अपना फोन छोड़ देती है। अधिकांश हॉरर थ्रिलर्स में आप अपना सिर पीट रहे होते, खुद से पूछ रहे होते कि हमारी मुख्य पात्र फोन के बिना क्यों निकल जाती है, लेकिन यहाँ यह पूरी तरह से कहानी में फिट बैठता है। उसे अपने फोन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती। वह वहां से कूदने जा रही है। क्लिफ खुद को धकेलने से कुछ लम्हे पहले रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति वहां आता है। यह नाम उपयुक्त है क्योंकि वह थोड़ा अशिष्ट है। यह भी कुछ मजेदार है कि वे उसे क्लिफ के साथ एक क्लिफ बार खाते हुए दिखाते हैं जिसे उन्हें कानूनी कारणों से एक रिज बार के रूप में पुनः नामित करना पड़ा है। रिचर्ड उसका असली नाम नहीं है और वास्तव में उसके पास एंड्रयू के लिए एक पहचान पत्र है जो उसका असली नाम हो सकता है जब तक कि वह नकली न हो, लेकिन इस वीडियो के लिए हम उसे रिचर्ड कहेंगे। रिचर्ड आयरिस को चट्टान से हटने के लिए मना लेते हैं अपनी पत्नी क्लोई को खोने की कहानी सुनाकर। वह एक कार दुर्घटना में मारी गई थी जबकि वह जीवित बचे और अगले 2 महीने अस्पताल के बिस्तर में बिताए। वह हिलने डुलने में असमर्थ थे। आयरिस जल्द ही ऐसा ही अनुभव करेगी, लेकिन उसने आगे बढ़ने की ताकत पाई। आयरिस खुल जाती है और कहती है कि इस सब में उसे सबसे ज्यादा नफरत यह है कि वह रो नहीं सकती। मेरा मतलब होगा यह स्वीकार करना कि उसका बेटा चला गया है। यह नहीं है कि वह टूटी हुई है, बल्कि यह है कि वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही है। यही कारण है कि फिल्म के बहुत अंत में यह इतना मार्मिक है जब वह टूट जाती है और रोने लगती है। अपनी जिंदगी समाप्त न करने का निर्णय लेकर आयरिस और रिचर्ड अपना रास्ता बनाते हैं। अपने कार की तरफ लौटते हैं जहां रिचर्ड ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के बेहद करीब पार्क किया है, जबकि उस पार्किंग में बहुत जगह है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसे वहां फंसाने और टेजर का उपयोग करने की योजना बना रहा है, इससे पहले कि वह उस दवा का प्रयोग करे जो धीरे धीरे सब कुछ बंद कर देगी। उसकी मोटर फंक्शंस। वह दवा जिसका नाम फिल्म में नहीं बताया गया है लगभग 20 मिनट में पूरी तरह से असर दिखाती है। मिनट 1 पर आपकी सूक्ष्म मोटर कौशल कमजोर होने लगती है। मिनट 10 पर आपके पैरों में झुंझुनी होती है और आपके सामान्य मोटर कौशल विफल हो जाते हैं। 15 पर आपके पैर जवाब दे देते हैं। 18 पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है और 20 पर आपकी आवाज। मुझे जो सबसे डरावना लगता है वह यह है कि आपका दिमाग, दृष्टि और सुनना अभी भी काम करते हैं। आप बस अपने ही शरीर में फंसे रहते हैं, कुछ करने में असमर्थ। पूरी फिल्म के दौरान हमें थोड़े संकेत मिलते हैं कि रिचर्ड जो करता है वह क्यों करता है, उसकी मानसिकता की झलकियां कहने के लिए। हमें पता चलता है कि आयरिस पहली व्यक्ति नहीं है जिसके साथ उसने ऐसा किया है और वह केवल महिलाओं को निशाना बनाता है। वास्तव में वह बाद में आयरिस को बताएगा कि फिल्म की घटनाओं से पहले उसने कभी किसी आदमी को नहीं मारा है। वह इन महिलाओं के साथ सप्ताहांत बिताता है, फिर उन्हें मार देता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह अपने एकांत केबिन में उनके साथ ठीक ठीक क्या करता है। हमें केवल यह जानकारी मिलती है जब वह कहता है कि वह आयरिस के बालों में छोटी बनाएगा।
ऐसा बहुत ज्यादा संकेत है कि वह अपनी पीड़ितों को अपनी मृत प्रेमिका में बदलने का इरादा करता है ताकि वह उस क्षण को फिर से जी सके जब वह मरी थी। वह यह भी कहता है कि आयरिस उसकी तरह दिखती है। यह फिल्म के अंतिम भाग तक नहीं है जब रिचर्ड यह खुलासा करता है कि वह वास्तव में कितना अस्थिर है। वह कहता है कि अपने पूरे जीवन में वह अलगाव महसूस करता था और यह अपनी प्रेमिका को अंतिम सांस लेते हुए देखने पर था कि उसने वह संबंध आखिरकार महसूस किया। जब वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, हिलने में असमर्थ था, उसने यह एहसास किया कि उसने उस रात भगवान को महसूस नहीं किया। वह भगवान था, इसलिए यह आदमी ताकत और नियंत्रण के आधार पर काम करता है। बाद में आयरिस पूछेगी कि अगर वह उसे मारने ही वाला था तो उसने उसे उस चट्टान से कूदने क्यों नहीं दिया। हालांकि हमें इस सवाल का सीधा जवाब कभी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि यह शक्ति और वह उसे उस किनारे से दूर ले जाना चाहता था क्योंकि वह उस पर नियंत्रण चाहता था। शायद सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि रिचर्ड का एक परिवार है। जब वह केबिन की ओर बढ़ रहा था तो उसे अपनी पत्नी और बेटी का फोन आता है, जिन्होंने कहा कि वे केबिन की ओर आ रहे हैं ताकि उनकी बेटी की रिपोर्ट कार्ड का जश्न मना सकें। उसकी पत्नी के अनुसार रिचर्ड इन सप्ताहांतों को अपने सबसे अच्छे रूप में रहने के लिए बिताता है। वह उन्हें आने से रोकने की कोशिश करता है, जो यह संकेत देता है कि वे उसके डबल जीवन के बारे में नहीं जानते कि वह एक सीरियल किलर है। दुर्भाग्य से आयरिस के लिए वह उन्हें आने से नहीं रोक पाता, जिसका मतलब है कि उसे उसकी मृत्यु का समय थोड़ा तेज करना पड़ेगा। यह दुख की बात है कि हमें सीधे अंत तक जाना पड़ा। पूरी फिल्म के दौरान आयरिस और रिचर्ड एक बिल्ली और चूहे के खेल में उलझे रहते हैं, जहां वह बच निकलने में सफल होती है मगर फिर से पकड़ी जाती है। वह जहां अपनी जान खत्म करना चाहती थी, अब उसके लिए लड़ रही है। इस रोमांच में वह तेज धाराओं में बहती है, जलती हुई इमारत से भागती है और एक पुलिसकर्मी की हत्या का गवाह बनती है, जबकि वह अपने शरीर को हिला नहीं सकती। आखिरकार आयरिस को एक नाव पर ले जाकर एक झील के बीच में ले जाया जाता है, जो उनके बेटे की खिलौना नाव है जिसे वह पूरे फिल्म में पकड़े हुए है। वास्तव में आयरिस ही है जो रिचर्ड से अपनी जेब से खिलौना निकालने के लिए कहती है, जिससे वह उसका चाकू पकड़कर उसे छुरा घोंपने में सक्षम होती है। चेहरा उसके मोटर कार्यों की वापसी शुरू हो रही है। वह उसे दूर धकेलने में सक्षम है और धक्का मुक्की में उसकी बंदूक पकड़ लेती है और उसकी छाती और पैर में गोली मार देती है। लेकिन गोलियों से नाव में छेद हो जाते हैं और यह धीरे धीरे डूबने लगती है। हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आयरिस ने अपनी मोटर कार्यों को सतह पर वापस लाने के लिए पर्याप्त हासिल कर लिया है। उसका शीर्ष पर उठना एक प्रकार का बपतिस्मा है। फिल्म की शुरुआत में ये एक टूटी हुई महिला थी जो रोने में असमर्थ थी और अपने बेटे की मौत से उबर नहीं पा रही थी, और उसने पाया कि इसे समाप्त करना ही एकमात्र तरीका होगा। अब उसने इस लगभग अजेय विघ्न को पार कर लिया है और अपने अंदर की ताकत को पाया है कि वह लड़ सके। लेकिन इससे हमें रिचर्ड का प्रश्न रह जाता है, जो किनारे तक लगभग जीवित पहुंच गया है। आयरिस उसे यहाँ मार सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। उसे जीवित क्यों रहने दे? पहली थ्योरी है कि वह जल्द ही मर जाएगा। वैसे भी उसके चेहरे पर गंभीर घाव है और उसे 2 बार गोली मारी गई है। लेकिन मुझे अगली थ्योरी अधिक पसंद है। फिल्म में पहले आयरिस रिचर्ड से कहती है कि वह यह हमेशा नहीं कर सकता। आखिरकार वह पकड़ा जाएगा और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी बेटी को खो देगा। यह उससे भी बदतर भाग्य है। मौत न केवल अपने बच्चे को देखने में असमर्थ होना, बल्कि उनसे नफरत भी की जाती है। आयरिस चाहती है कि वह अपने बच्चे को खोने के उस दर्द को महसूस करे जैसे उसने उसे खोने के दर्द का सामना किया। फिल्म की आखिरी पंक्ति में आयरिस धन्यवाद कहती है, जिसका दोहरा अर्थ होता है। पहले यह वही लाइन थी जो रिचर्ड ने अपनी पत्नी से कार दुर्घटना में कही थी, उससे पहले कि वह मर गई, तो यह उसके लिए एक तरह का चुटीला FU है। दूसरा, उसी के माध्यम से उसने पाया कि उसके पास अपनी जान न लेने की ताकत थी। फिल्म लेस्ली गोर के गाने यू डोंट ऑन मी के साथ समाप्त होती है, जो कि सही चुनाव है क्योंकि पहले फिल्म में रिचर्ड ने आयरिस को अपनी संपत्ति कहा था, जबकि डोंट मूव एक हत्यारे मनोरोगी से भागने वाली महिला के बारे में है। यह एक महिला के बंधनों से बाहर निकलने के बारे में भी एक फिल्म है। लेकिन आपने क्या सोचा? क्या यह एक योग्य थ्रिलर थी? मैं नीचे टिप्पणियों में आपके विचार और सिद्धांत सुनना चाहता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक